हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन। हमने द्रव्यनांक पढ़ लिया, हिमांक पढ़ लिया। द्रव्यनांक वही होता है जिसमें गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसमें नियत ताप होता है और नियत दाब होता है, ठीक है ना। और हिमांक में भी वही होता है, दाब नियत रहता है जिस पर कोई द्रव्य जमता है, ठीक है ना। और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हिमांक भी बराबर होता है और द्रव्यनांक भी बराबर होता है, ठीक है। और अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यनांक दोनों कम हो जाते हैं, ठीक है ना। अब द्रव्यनांक पर दाब का प्रभाव। उन पदार्थों के द्रव्यनांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोमबत्ती हो गया और तांबा आदि हो गया, ठीक है ना। इसका द्रव्यनांक दाब बढ़ाने पे से बढ़ जाता है जिसका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, ठीक है ना। आयतन मतलब भार बढ़ जाता है गलने पर, ठीक है ना। और फिर हो गया उन पदार्थों का द्रव्यनांक दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है। अब जैसे बर्फ़ हो गया, ढलवा लोहा हो गया आदि, इनका ना दाब बढ़ने से घट जाता है, ठीक है ना। आयतन गलने से घट जाता है, ठीक है ना। हाँ, गलने तथा जमने पर आयतन परिवर्तन होता है। ये बहुत कन्फ्यूजन स्टेट है दोस्तों, ये आपको पढ़ना चाहिए। जैसे दाब बढ़ने से द्रव्यनांक पर दाब बढ़ने से बढ़ जाते हैं, उन पदार्थों के द्रव्यनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाते हैं और दाब बढ़ने से द्रव्यनांक जल्दी पिघलते हैं, और जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, इनका वजन जो होता है गलने पर बढ़ जाता है, ठीक है ना। मतलब ये जो भारी हो जाते हैं फिर गलने पर, फिर उन और ये पदार्थों का द्रव्यनांक दाब बढ़ने से घट जाता है। द्रव्यनांक जो है दाब बढ़ने से घट जाता है, किसका? ये द्रव्यनांक जो होता है इसका, जो द्रव्य होता है दाब बढ़ने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है। और ये जब बर्फ़ मतलब पानी में होते तो आयतन थोड़ा सा घट जाता है, ठीक है ना। और ढलवा लोहा भी का। अभी देखिए, गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन। क्रिस्टलीय पदार्थ में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ जो भी होते हैं वो गलने पर इसका वजन बढ़ जाता है। ऐसे दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में जो ठोस होते हैं अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाते हैं, ठीक है ना। इसका आयतन कम होने की वजह से डूब जाते हैं। अब ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मिथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। ऐसे विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता है। अब ये देख लो, हमारा ढला हुआ लोहा हो गया, बर्फ हो गया, एंटीमनी, बिस्मिथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार ठोस अपने ही गले हुए द्रव में प्लवन तैरने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये बर्फ़ जो है हमारी सिल्ली तैरती है पानी में, देखिए तो उसी का दूसरा रूप होता है पानी, बर्फ़ का ही। और तीसरा होता है जो वाष्प होता है। सांचे में केवल वे पदार्थ डाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, सांचे में वही चीज़ ढाले जा सकते हैं जो 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 ठोस मतलब आयतन उनका बढ़ जाता है, क्योंकि वो सांचे को दबा के थोड़ा सा उनका शेप ले सकते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन सॉरी दोस्तों मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं, ठीक है ना। मुद्रण की धातु होते हैं वो आयतन बढ़ते हैं, ठीक है ना। वो मोम मोम होते हैं या फिर वो दूसरा चीज़, ठीक है ना। ढलवा लोहा तो आयतन कम हो जाता है उसका। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मोहर लगाकर बनाया जाता है। ये देख लो, चांदी और सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मोहर लगाकर बनाई जाती है, ये ढाल नहीं सकती है। तो ये बहुत ही काम की चीज़ पता चलती है दोस्तों, इसलिए कहता हूँ पढ़ा करो केमिस्ट्री। ठीक है। अब ये है मिश्र धातु का द्रव्यनांक MP
मेल्टिंग पॉइंट उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियाँ डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। ठीक है ना। हिमकारी मिश्रण फ्रीजिंग मिक्सचर, किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। ठीक है ना। यह ऊष्मा साधारण बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रवणांक पर वह जल से वाष्प ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इसके मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। ठीक है ना। वाष्पीकरण वेपराइजेशन, द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह 2 प्रकार से होती है। एवोपराइजेशन क्वथनांक बॉइलिंग से, या तो वाष्पन हो सकता है, या फिर जब हम गर्म करते हैं पानी को तो क्वथनांक होता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। क्वथनांक का कम होना, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगा। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। द्रव के खुले पृष्ठ पर क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर या द्रवावस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम कल मिलते हैं। बाय, शबा खैर, और पढ़ते रहें मन लगाकर। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। बाय।